नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है और इस घटना की शुरुआत होती है जबलपुर से, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड होता है। और जब आप उस हत्याकांड के बारे में सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर से मंडला की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बरेला शहर के वार्ड नंबर 15 में 40 वर्षीय दीपा मेहरा उर्फ बबली अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बरेला शहर के पास में ही गांव में ही जो बबली है उसका मायका था। बबली ने वहीं के रहने वाले संदीप था उसके बीच में, और जो बबली की बेटी निशा थी उनके बीच में मोबाइल पर बातचीत होती थी। 27 सितंबर को भी जो निशा और संदीप है उनके बीच में बातचीत हो रही थी। तभी निशा को लगा कि जैसे बाहर कोई आया है, तो उसने संदीप से कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ये कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। और अब जो निशा है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो संदीप था उसे लग रहा था कि हो सकता है फ़ोन में बैटरी नहीं होगी, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन रात के लगभग 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी जो निशा का मोबाइल था वो बंद ही आ रहा था। संदीप बहुत परेशान हो जाता है, और अब जो संदीप था उसको नींद आ जाती है। और सुबह जो संदीप था उसकी नींद खुलती है फ़ोन की घंटी से। और जो फ़ोन था वो था बबली के पिता चंद्रभान का। उन्होंने संदीप को पूछा था कि निशा और बबली का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या तुम्हारी उनमें से किसी से भी बात हुई है? तो जो संदीप था वो चंद्रभान की बात सुनकर, जो निशा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, वो बात उसे याद आती है, और वो बबली के पिता यानी कि निशा के नाना को वो बात बताता है। अब जो उसके पिता थे वो भी चिंतित हो जाते हैं, और वो अपने छोटे भाई के जो बेटे आशीष है उनको लेकर बरेला चले जाते हैं। अब दोनों जब बरेला पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बबली का घर था उसको ताला लगा हुआ था, और आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्हें पता था कि जो उनके बगल वाला मकान है वो बबली की देवरानी का है। हालांकि देवरानी और जिठानी में काफ़ी खटपट थी, दोनों आपस में बातचीत नहीं करती थी, लेकिन फिर भी चंद्रभान को लगा कि क्यों ना एक बार इनसे पूछ लिया जाए। तो उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने पूछा कि क्या बबली के बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो उसकी जो देवरानी थी, जब उसे पता चलता है कि ये बबली के पिता की आवाज़ है, तो वो बिना दरवाज़ा खोले ही इनकार कर देती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो चंद्रभान और आशीष थे वो आस पड़ोस के दूसरे लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन जो बबली और उसकी बेटी निशा थी उसके बारे में किसी को कोई खास नहीं पता होता है। और जो 8 या 9 बजे तक अपने घर में देखी गई थी, ये तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया था। उनके कमरे से टीवी चलने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उनके अचानक कहीं चले जाने के बारे में पड़ोसियों को कोई भी जानकारी नहीं थी। अब दिन पूरी तरह से निकल चुका था। साथ ही बरेला के इस पूरे वार्ड में माँ बेटी की रात से गायब होने की जो खबर थी वो भी आग की तरह फैल चुकी थी। चंद्रभान ने बिना देरी किए बरेला पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। जो निशा का मंगेतर संदीप था वो भी वहां पहुंच जाता है। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों की यहाँ तलाश करने को कहा। चंद्रभान ने उसका भतीजा आशीष और संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों में भी निशा और बबली के बारे में पूछा, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो पुलिस थी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उन्हें तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब पुलिस निशा और बबली को ढूंढने में असफल होती है, तो जो बबली के मायके वालों ने नाराज होकर डीएसपी और एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दी थी। इधर इस घटना को लेकर मेहरा समाज के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस की नाकामी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर बरेला में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली। इसके बाद पुलिस ने आला अधिकारियों हरकत में आते हैं, क्योंकि जो बरेला थाने में टीआई ना आने होने की वजह से
जो मुनेश लाल कोल के पास पुलिस थाने की जिम्मेदारी थी, उस मामले को गंभीरता से लिया जाता है और अब जो पुलिस वाले थे वो उनको फिर से एक नए शेरे से सारे केस की जांच करना शुरू कर देते हैं। बबली और निशा के घर से ही इस कार्रवाई में 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी ने बरेला थाना स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ निशा के घर पहुंचकर उसके कमरे का ताला खुलवाया था। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन किचन में खराब हो चुकी खाने से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही थी। फॉरेंसिक टीम ने किचन में देखा तो वहाँ पर पका हुआ खाना पड़ा था और ये देखकर सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि जब उन्होंने खाना बनाया था तो आखिर वह दोनों बगैर खाना खाए अचानक कहाँ चली गई। लेकिन फिर बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को बताया कि जिस दिन वो मालती से बबली और निशा के बारे में पूछने गए थे, तब मालती की बेटी ने उन्हें बताया था कि रात में हमारे घर पर संजू चाचा के 2 लड़के आए थे और हमारे सोने तक भी वो लोग घर पर ही थे। ये जानकारी पुलिस के लिए इस केस में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। अब जो डीएसपी है उनसे पूछा कि ये संजू कौन है। आशीष ने कहा कि सर, इसका जवाब तो मालती ही दे सकती है। और इस तरह पुलिस की जांच की जो सुई है वो बबली की जो देवरानी मालती है उस पर आकर टिक जाती है। पुलिस ने पहले पड़ोस के लोगों से संजू के बारे में पता लगाया। जांच में पता चलता है कि उसका पूरा नाम संजू त्रिपाल है और वो दूसरी जगह का रहने वाला है, लेकिन अक्सर वो इस मोहल्ले में आता जाता रहता है। अधिकतर लोगों ने संजू के बारे में यही बताया था कि मालती और संजू के बीच अवैध संबंधों का रिश्ता बना हुआ है और वो उसी से मिलने मोहल्ले में आता रहता है। इसके बाद पुलिस सीधे मालती के घर पहुंचती है और पुलिस ने मालती से जानकारी लेने की कोशिश की कि जब उसके और बबली के बीच इतना करीबी रिश्ता है तो फिर उनकी आपस में क्यों नहीं बनती है। मालती ने बताया कि उनके विचार और व्यवहार एक दूसरे को पसंद नहीं थे, बस इसकी और कोई वजह नहीं है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। संजू के बारे में पूछने पर मालती ने बताया कि वह उसके पति का दोस्त है। जो पति है वो कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ससुर बहुत बुढ़े हो चुके हैं, इसलिए संजू उसके पति के कहने पर उनके परिवार का ध्यान रखने या उनका हालचाल लेने के लिए आ जाता है। पुलिस के लिए मालती से की गई पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। फिर उसी दौरान पुलिस ने संजू और मालती के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई। उसे पता चला कि पिछले 4 दिनों से दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई है। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना भी मिलती है कि संजू अपने साथियों के साथ 3 अक्टूबर को मालती के घर आया था। इसके बाद डीएसपी अपूर्वा ने एक महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में मालती के घर पर तब भेजा जब मालती अपने घर पर नहीं थी। उस कांस्टेबल ने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की तो उससे पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। मालती की बेटी जो है वो बताती है कि 27 सितंबर की रात को उनके घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे और मम्मी ने हमें खाना खिलाकर जल्दी सोने को कह दिया था, लेकिन संजू चाचा और वो दोनों लड़के देर रात तक हमारे घर पर ही। मालती की बेटी ने आगे बताया, सुबह सोकर उठने के बाद जब मैंने देखा तो बड़ी मम्मी घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद बड़ी मम्मी निशा दीदी को लेकर नाना जी के घर पर चली गई होगी। लापता माँ और बेटी के बारे में पुलिस को अब कई तरह की जानकारी मिल चुकी थी, जिसके मुख्य केंद्र संजू और मालती थे। जो पुलिस की सुइया थी वो उन दोनों के ऊपर ही अब भी घूमे जा रही थी। पुलिस को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि बबली और निशा को गायब करने में संजू और मालती का हाथ जरूर है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर संजू और मालती को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे थाने में बुला लिया और उन्हें घंटों थाने में बिठाकर पूछताछ की। उस दौरान उनकी बेचैनी और जो घबराहट थी, उनकी गतिविधियां थी, उन पर पूरी तरह से नजर रखी गई। धीरे धीरे पुलिस ने उन पर सख्ती बढ़ा दी। जब सख्ती बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मालती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे सीधा सवाल किया, तुमने उन दोनों को किस दुश्मनी के चलते और क्यों मारा। इधर पुलिस की सख्ती के आगे संजू भी टूट गया था। अब उसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संजू ने पुलिस को बताया कि जो उसने मालती के कहने पर बबली और निशा की हत्या की थी, उसमें वो खुद कुछ नहीं करना चाहता था। उन दोनों के शव को उसने अपने गांव में ले जाकर दफना दिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई
उसे सुनकर पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर के बरेला कस्बे की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली 40 वर्षीय दीपा मेहरा और बबली नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी करती थी और उसकी शादी 2000 में बरेला के निवासी पंचम लाल के बड़े बेटे नरेश मेहरा से हुई थी। शादी को लगभग 1 साल हो चुका था और उसके बाद यानी कि 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद बबली के पति नरेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और पंचमलाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। उसके बाद सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अलग रहने के लिए चला जाता है। इधर अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के सपने सजोए जो बबली थी वो अपने घर को जैसे तैसे करके चला रही थी। समय के साथ जो निशा थी वो बड़ी हो रही थी। वह अभी सालीवाड़ा गोल्ड कॉलेज में ग्रेजुएशन की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। जो निशा के नाना थे उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया था। इधर पंचम लाल के मकान में 4 कमरे हुआ करते थे, जिसमें बंटवारे के समय 2 कमरों में बबली और 2 कमरों में मालती के पति सुरेश का परिवार रहने लगा था। मालती का जो पति सुरेश था अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। वह कई महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और बुढ़े ससुर पंचम लाल के साथ बरेला में रहती थी और जो 30 साल की मालती थी वासना के सुख से वंचित थी और करीब 5 साल पहले मालती के संपर्क में संजू आया। वह मंगवा गांव का था। संजू सुरेश का परिचित था। वह दोनों मिलकर काम की तलाश कर रहे थे। तब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया और इधर जो संजू है उसकी पत्नी मालती से मिलने के लिए उसके घर आने लगा। बेटियों के लिए संजू चॉकलेट बिस्किट लेकर आता था। मालती की बेटियां उसे चाचा कहकर बुलाती थी। मालती का जो ससुर पंचम लाल था वो बुढ़ा हो चुका था। उसे ना ही ठीक से दिखाई देता था और ना ही ठीक से सुनाई देता था। और जो संजू और मालती थे वो आराम से अपने घर पर अवैध संबंध बनाते थे। उनकी बेटियां स्कूल चली जाती थी और जो मालती है वो अपनी वासना की हसरतें संदीप के साथ पूरी कर रही थी। तब संजू बच्चियों को पैसे देकर कुछ खाने के लिए कभी बाहर भेजता, कभी स्कूल भेजता। इन सारी चीज़ों को लगभग 4 साल हो चुके थे और इस घटना के 4 साल के बाद में एक दिन दोपहर के लगभग 2 बजे का समय था। आंगनबाड़ी केंद्र से जो बबली है वो घर लौटी थी और घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से बबली जैसे ही घर के अंदर गई तो उसे मालती के कमरे से किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि उस समय उसके ससुर पंचम लाल भी घर पर नहीं थे। इसके बाद बबली जब अपने घर में गई तो उसे पास वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके बाद उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और वो बरामदे में बाहर आ जाती है और वो देखती है कि मालती का जो कमरा है वो अंदर से बंद है। उसके बाद बबली ने चुपके से दरवाजे में बनी जो दीवार से सटी हुई थोड़ी सी जगह थी उसके अंदर का दृश्य देखना शुरू किया और बबली ने जो देखा उसे देखकर तो वो दंग रह गई। हालांकि बबली कुछ दिनों से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर घर आता रहता है, लेकिन जब उसने इस बारे में मालती से पूछा तो उसने संजू को रिश्ते का भाई बता दिया। लेकिन उस दिन बबली ने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो बबली है वो अपना काम छोड़कर मालती की कमरे के सामने ही कुर्सी डालकर बैठ गई और करीब आधे घंटे के बाद जब वो युवक कमरे से बाहर निकलता है तो बबली ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही संजू था जिसे बबली अपना दूर का भाई बताती थी। जो बबली और संजू के बुरे चरित्र के बारे में अब बबली को मालूम चल चुका था, क्योंकि वह शराब का शौकीन और क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति था। संजू एक बार पहले भी अपनी गांव की एक लड़की को लेकर भाग चुका था और उस लड़की का फिर कभी पता ही नहीं चल पाया था कि वो लड़की कहाँ जा चुकी है। खैर 34 वर्षीय जो संजू है वो शादीशुदा होने के साथ ही 2 बेटियों का बाप भी था। और जब बबली ने मालती से संजू के उसके कमरे में होने की बात पूछी तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही सुनाना शुरू कर दिया। इसके बाद बबली ने संजू और मालती की जो नाजायज संबंध है उसके बारे में अपने ससुर पंचम लाल को बता दिया, जिसकी वजह से मालती अपने जेठानी बबली से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उस दिन के बाद मालती ने बबली से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था।
इसके बाद जो संजू है वो बेखौफ मालती के घर आकर रंगरेलियां मनाने लगा। इधर बबली की बेटी निशा का रिश्ता संदीप के साथ हो जाता है और बबली को चिंता खाई जा रही थी कि कहीं मालती की ये जो करतूत है इसका असर उसकी बेटी निशा पर ना पड़ जाए। उसे बदनामी का भी बहुत डर सताता था। इधर जो मालती थी वो शक की स्वभाव की थी और उसे लगता था कि उसकी भतीजी निशा उस पर नजर रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर अपनी माँ बबली को बताती है और माँ उसकी शिकायत ससुर से करती है। इस शक के चलते अंदर ही अंदर वो बहुत डरती थी और संजू की जो अवैध संबंध है उसे लगता था कि ये उसके पति सुरेश तक ना पहुंच जाए। उधर संजू के मन में भी कुछ इस तरह के ही विचार आ रहे थे। फिर एक दिन मालती ने संजू से कहा, अब उनके संबंधों में बबली और उसकी बेटी जो है वो रोड़े बन रही है, इसलिए अब इन्हें रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। और संजू और जो मालती है वो प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को कैसे भी खत्म करना है। संजू ने प्लान के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए अपने दो दोस्तों राजा और देवा को कॉल किया और बदले में उन्हें काम पूरा होने पर पैसे देने का भी वादा किया। संजू ने उन्हें कुछ पैसे एडवांस दिए और इसके बाद 27 सितंबर 2021 की रात को राजा और देवा के साथ संजू मालती के घर पहुंच गया। इसके बाद प्लान के मुताबिक मालती ने अपने ससुर जो पंचम लाल था उसको नींद की गोलियां दे दी थी, जिससे पंचम लाल गहरी नींद में सो जाए। और अब जो मालती है वो अपने प्रेमी के साथ उसके घर चली जाती है। वो तीनों बेटियों को खाना खिलाती है और उन्हें जल्दी सुला देती है। तीनों बबली के आंगन में घात लगाए बैठ गए और फिर रात की करीब 10 बजे जैसे ही बबली शौचालय की ओर जाने लगी तब उन तीनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उधर इन सब बातों से बेखबर मासूम निशा अपने कमरे में होने वाले संदीप से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। निशा भी उस तरफ जाने लगी, लेकिन तब तक उन तीनों ने कमरे में घुसकर जो निशा है उसे भी दबोच लिया। निशा की भी उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। माँ बेटी की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश को चादर में लपेट लिया और रात में ही मोटरसाइकिल से उन दोनों की लाश को नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन तीनों ने उसकी लाशों पर नमक डालकर एक गड्ढे में दफना दिया और ये काम मंगवा नहर के किनारे सुनसान जगह पर किया गया, जो कि मुख्य सड़क से लगभग 800 किलोमीटर था। मजदूरों की मदद से जब जमीन की खुदाई की जाती है तब लगभग 5 फीट की गहरे गड्ढे में उन दोनों की लाश मिल जाती है, जिसके ऊपर नमक डाला हुआ था। निशा का जो शव था वो ऊपर था और उसके नीचे उसकी माँ बबली की लाश थी। घटना स्थल पर मिले शवों की पहचान होने के बाद परिजनों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए और फिर शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है और फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना में राजा और देवा की तलाश की गई और उन्हें भी जल्द अरेस्ट कर लिया गया। हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कहानी में जो मालती है और उसका प्रेमी संजू है, उन्होंने एक शक के आधार पर और अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए जो भी किया वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अगर किसी भी इंसान का किसी से अवैध संबंध होता है तो इन अवैध संबंधों के चलते किसी ना किसी की मौत होना या रिश्ते खराब होना, ये तो एक बहुत ही आम सी बात बन चुकी है। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए, जिससे ना खुद की लाइफ ख़राब हो और ना ही आपकी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।